अपन बात कर रहे थे डीएनए की, पूरा डीएनए आपको रिवाइज करा देता पूरा, सॉरी अपन बात करते न्यूक्लियोटाइड की, पूरा न्यूक्लियोटाइड वगैरह पढ़ा दिया था। तो सबसे पहले बताइए, सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे बना, नहीं क्या होता है एक्चुअल में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, एन टू बेस और शुगर, है ना, एन टू बेस और शुगर दोनों जुड़ जाते हैं, तो इसके बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, एंड इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, सही बात है। अब बताइए फॉस्फोरिक एसिड का शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ता है, 5वें कार्बन से, और पहले कार्बन से एन टू बेस जुड़ता है। इतना क्लियर हो चुका था। प्यूरिन पिरिमिडिन कौन पहला, नाइट्रोजन कौन, नंबर नाइट्रोजन, सब कुछ बता दिया था। जिसको देखना है पुराना वीडियो देखे पूरा, है ना, नोट्स भी रिवाइज करें। अब अपन बात करते हैं, हमने सबसे पहले शुगर पढ़ लिया, एन टू बेस पढ़ लिया, और फिर फॉस्फोरिक एसिड पढ़ लिया, फिर न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया, फिर न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ लिया, एनटीपी एनडीपी सब कुछ पढ़ लिया यार। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। आज अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर बात करी जाए तो ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन से बनता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए शुगर। क्या होना चाहिए बेटा, शुगर। तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया शुगर बनाता हूँ, कितनी, बहुत सारे शुगर ले लेता हूँ। ये शुगर ले ली, शुगर एक, मतलब बताने के लिए बताता हूँ, एक शुगर ली, 2 शुगर ली, ये तीसरी शुगर ली, और इस तरह से चौथी शुगर ली। आज इस शुगर में इस जगह ऑक्सीजन, पता है ना सबको, इस जगह ऑक्सीजन है, इस जगह ऑक्सीजन है, और ये 3 और ये 4 शुगर ले ली। ऐसे हमने शुगर ले ली, बन क्यों नहीं रही रे। अब आप देखिएगा, इस शुगर के पहले कार्बन के साथ कौन जुड़ जाता है ना, एन टू बेस, मैं से लिखूँ एनबी, एनबी का मतलब एन टू बेस। इसके साथ भी दूसरे कार्बन, दूसरी शुगर, इसके साथ भी एनबी, इट में भी एडिनिन ग्वानिन कुछ भी हो सकता है, जुड़ता जाएगा, अलग अलग कुल मिला के सेम भी हो सकते हैं। ये जैसे तीसरा नाइट्रोजनस बेस, और जैसे चौथा, इसके कौन से कार्बन से जुड़ते जा रही है, एल कार्बन से। किस कार्बन से, एल कार्बन से, एन टू बेस, ठीक है ना। ना इसका ये कौन सा कार्बन, 5वां यहाँ पे होगा, 5वां कार्बन, इस 5वें कार्बन के पास कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड ना। इसका 5वां कार्बन होगा, कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। 5वें कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। 5वें कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब बोलिए, ये तो था यहाँ से यहाँ तक का जुड़ा था, क्या बन गया था, ग्लाइकोसाइड। ये क्या बन गया था, न्यूक्लियोसाइड। अब ये जुड़ गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। क्या बन गया, अब न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट से एक और जुड़ जाएगा, तो अगला कौन है, न्यूक्लियोटाइड, अगला जुड़ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, तो सारी के सारे ट्राई फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राई, एनटीपी आएंगे, बहुत सारे क्या जाएंगे, एनटीपी, न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट। अब ये अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा बताओ, मैं एक बॉन्ड तो सीधा बना दिया, ये बॉन्ड को मैं टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये बॉन्ड हाई एनर्जी वाला बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है, तो हाई एनर्जी को बताने के लिए तो हल्का सा टेढ़ा कर रहा हूँ ताकि तुमको पता चले। इसका मतलब जब भी तोड़ना पड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे क्या, नहीं, इन बॉन्ड को बाकी को तोड़ सकते हैं, तो इनको तोड़ा जाएगा, तो बाद में ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, और जब ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे, तो ये सारे फॉस्फेट निकल जाएंगे, फॉस्फेट निकलेंगे। जैसे फॉस्फेट निकलेंगे तो इनके टूटने से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को यूज करके ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे। अब आप देखिए, ये तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन का कौन सा, OH, 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 तो ये तीसरे कार्बन के 3 कार्बन के OH पर है। इस वाले का कौन सा, ये 5वां कार्बन है, 5वां कार्बन का फॉस्फेट। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड इसके पास में, ये न्यूक्लियोटाइड आया, तो इसका 2 फॉस्फोरस निकल जाएगा, और ये फॉस्फोरस के साथ कौन सा बॉन्ड बन लेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन लेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे जुड़ते जाएंगे, और बहुत सारे जुड़ने की प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे बेटा, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण हो गया, बहुत सारे आगे ना। पॉलीमराइजेशन जो हुआ है, इसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम। एंजाइम का नाम बोलिए, पॉलीमरेज। क्या एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, पॉलीमरेज। तो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के अंदर कौन सा एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज इज टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक तो होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा आप बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो पॉलीमरेज 2 टाइप का। डीएनए पॉलीमरेज किसका पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनए का, और आरएनए का। जो लोग बायोटेक पढ़ चुके हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पढ़ा दिया था ना, ओके। तो ये आरएनए भी, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और है ना, हाँ हो जाएगा ऐसा। चलिए अब ऐसा हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये सब अगर होता है तो इसके फॉस्फेट निकलते जाएंगे ना। ये पहला वाला शुगर, ये जो शुगर है ना, पहला वाला, ये पहला वाला शुगर, ये पहली शुगर, ओके। ये वाली दूसरी शुगर, इसके सामने दूसरी शुगर। मैं ऑक्सीजन नहीं बना रहा हूँ, कोई बात नहीं ना, आप समझ जाएंगे। ये दूसरी शुगर, इसी तरह ये तीसरी, यहाँ पे ये तीसरी शुगर, ये ऐसे, ये चौथी शुगर, ऐसे बहुत सारी होगी, है ना, शुगर आती जाएगी। यहाँ पे कौन जुड़ा है बोलो, एन टू बेस। यहाँ पे कौन जुड़ा है, एन टू बेस। ये एडिनिन हो सकता है क्या,
ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, हाँ हो सकता है, हमको क्या पता डीएनए कारण है, मैं तो दोनों लिख दिया ना कंडीशन, कुछ भी हो सकता है जब तक डिफाइन नहीं किया जाए। ये तीसरी शुगर है, चौथी शुगर। अब बोलिए इसका फॉस्फोरस 2 फॉस्फेट और इसका OH मिलकर पानी निकाल के यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, तो ये वाला तीसरे कार्बन का OH और इसका H दोनों बीच में कौन आ जाएगा? फॉस्फेट। इस तीसरे कार्बन का OH और यहाँ पर इसका H के बीच में कौन आ जाएगा? फॉस्फेट। और यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? फॉस्फेट, है ना। अब बोलिए ये तीसरा कार्बन इसका क्या? OH रह गया, और पांचवें कार्बन पे कौन रह गया? फॉस्फेट रह गया। पांचवें कार्बन पे कौन रह गया? फॉस्फेट रह गया। तो बोलिए ये 3' कार्बन है कि नहीं है, और ये पांचवा कार्बन है कि नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया इनके बीच में। अब बोलिए इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम होगा इसका? तो ये हो गया फॉस्फो, कल दिखाया था ऐसा, हाँ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये बेटा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ना। अब बोलिए इस वाले बॉन्ड का क्या नाम होगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोरस की इधर भी फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोरस की इधर भी फॉस्फोएस्टर। अगर इस पूरे बॉन्ड की बात की जाए तो इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ध्यान रखिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है इसको फॉस्फोडाइएस्टर पूछे ये बॉन्ड कौन सा, बोले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये कौन सा फॉस्फोडाइएस्टर? पूरा फॉस्फोडाइएस्टर। सही बात है। ऐसे जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। इसको अगर जूम आउट करके अगर देखा जाए तो बेटा अगर जूम आउट करके तुम इसको देखते हो तो तुम्हें एक लड़ी नजर आती है। क्या नजर आती है? लड़ी, लड़ी लड़ी दिखी ऐसी लड़ी। इस लड़ी का ये वाला सिरा कितना दिया से 3' जिस पर क्या जुड़ा हुआ है? OH। और ये वाला कौन सा? 5' जिस पर क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फोरस। ये एक लाइन बन गई क्या? इस तरह से अगर कोई बनता है तो उसे लीनियर डीएनए कहा जाएगा। अगर डीएनए होगा इसके सामने भी एक और आ जाएगा, ये लीनियर है। कैसा ही है? लीनियर। अच्छा लीनियर के 5' एंड पर क्या होता है बोलिए? फॉस्फोरस होता है ना। और इसके 3' पर क्या होता है? OH होता है। ये याद रख लेंगे क्या? इसके 3' पर OH और 5' पर फॉस्फोरस। इज दैट क्लियर? अच्छा मान लीजिए ये वाला फॉस्फोरस, ये वाला 5' इसका फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस इसके OH के साथ अगर मिल करके पानी निकाले या रिएक्शन कर ले तो फिर ये पूरा घूम जाएगा। जरा सा घूम ले तो, हाँ तो कौन सा बन जाएगा? सर्कुलर डीएनए। कौन सा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। तो सर्कुलर बन गया क्या? जिसको वृत्ताकार कहते हैं। तो आपने 2 प्रकार के डीएनए पढ़ लिए, वृत्ताकार डीएनए और रेखीय डीएनए। हमारे अंदर कैसा होता है? रेखीय होता है, वृत्ताकार होता है। और बोलो हमारे होता है, हमारे अंदर दोनों होता है। आगे जाके सीखूंगा दोनों। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए अभी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर सही और सटीक देंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड कितने नजर आ रहे हैं? 4। अब बताइए इसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं? 3। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं? 3 है ना। ध्यान रखिए 1 2 3 ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हम बच्चों को उलझा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोटाइड की बात की, यहाँ पर लिख दूँ क्या मैं थोड़ी जानकारी कि चलो जानकारी तुम आएगी नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं? 3 है। अच्छा मान लीजिए ये तो एक सिंगल स्टैंड है, अगर डबल स्टैंडर्ड होता, डबल स्टैंडर्ड होता तो डबल स्टैंड में सामने भी आ जाते, तो 4 और 4 8, तब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने बनते? 6। ओहो, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड n है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हो जाएंगे? n-1। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए n-2 है ना, n-2। अगर लीनियर डीएनए n न्यूक्लियोटाइड n फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नहीं समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर इनके लिए मैं कुछ जानकारी नोट करना चाहूँ, यहाँ पे राज की बात बताना चाहूँ तो यहाँ पर अगर डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो इसके लिए क्या हो जाएगा? n-1 सॉरी n-2। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के कितना हो जाएगा? n-1। और सर्कुलर है, सर्कुलर डीएनए वगैरह है तो क्या हो जाएगा? n। ये क्या है यहाँ पर? क्या है? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्या है? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कैलकुलेट करने का तरीका है। ओके, और यहाँ पर n क्या है? यार n इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोलो बात समझ में एक नहीं? राज की बात समझ में आ गई? ओके, अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है कहाँ लिखे हैं? जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये यहाँ तक आ रहा है नीचे? ओके, तो आपको तो इसके आगे लिखना है ना, मैं यहीं पे मेंशन करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स जैसे पहला है, जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? पॉलीमराइजेशन इज अ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। पहली बात याद हो गई क्या? पॉलीमराइजेशन इज अ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो बताइए पॉलीमराइजेशन में एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है। तो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सही बात है। लेकिन यहाँ पर दूसरी खास बात यह है कि इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट।
न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। क्यों? ऊर्जा चाहिए थी, इन्होंने खुद ने दे दी। तो हम कह दें कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्लेज ड्यूअल रोल। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो दोहरी भूमिका अदा कर रहे हैं। डबल रोल निकाले, ड्यूअल रोल या डबल ड्यूअल रोल कर देते हैं। दो भूमिकाएं निभा रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? दो काम। पहला काम, ये एनर्जी के लिए एक सोर्स का काम कर रहे हैं, एनर्जी सोर्स का काम कर रहे हैं। तो पहला काम बोल दूं, ये एनर्जी सोर्स का काम कर रहे हैं, एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो क्या बताइए, अगर ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट नहीं होते थे कि ये स्ट्रक्चर बन पाती? नहीं। तो ढांचा भी तो ये बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी तो ये बना रहे हैं। तो दूसरा काम क्या कर रहे हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहे हैं। किस काम कर रहे हैं? बिल्डिंग ब्लॉक, यानी ढांचा यही बना रहे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। पूरे एनसीईआरटी में डीएनए आरएनए एक साथ समझा रखा है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है चैप्टर। पर मैं क्या करूंगा, मैं डीएनए वर्ड अलग पढ़ूंगा और आरएनए वर्ड अलग पढ़ूंगा। और जहां जहां पर एनसीईआरटी में बीच बीच में बात आती रहेगी ना, मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में ऐसी बात आएगी, मैंने वो बात यहीं पे कर दी। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये सारा काम हो गया। अब एनटीपी हो गया, ये एनटीपी की बात कर ली, ये सारी कर दी, सर्कुलर डीएनए वगैरह सारे कर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? रिलेटेड इसका ये बहुत ज्यादा पूछता है कि पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन किधर होती है, आपको याद भी होना चाहिए। ये भी दिख रहा है, लिख दो आगे, ये लिख दो क्या? तो डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसकी डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन के जो ये पॉलीमराइजेशन होता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो 5 days to 3 days किधर होती है? 5 days to 3 days, याद रख लेंगे। 5 days से 3 days तरफ होती है। तो बोलो ऐसा है कि नया आने वाला कहाँ जुड़ेगा? तो पुराने वाले के 3 days एंड पर जुड़ता है। नया आने वाला पुराने वाले के 3 days एंड पर जुड़ता है। आपको लिखना कैसे? यो लिखना है फिर यो लिखना है, फिर उसके नीचे यो लिखना है, ठीक है ना? ये तो सिस्टमेटिक ही चलेगा ना पूरा। हाँ, इस चैप्टर को मैं 2 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाएंगे डीएनए वर्ड, 5-6 दिन डीएनए चलेगा। फिर पढ़ाएंगे आरएनए वर्ड, 5 दिन आरएनए चलेगा, और फिर चैप्टर खत्म होगा। और उसके बाद वो बचा कुचा वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो टाइम खा जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए वर्ड। हाँ, अब आपका डीएनए स्टार्ट हो रहा है। किसमें नाम था? अरे मेरे को पता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम दिया हुआ है, वो सारी जानकारी है ना। हाँ हाँ हाँ, जीन 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 जीन, अरे जीन बोल रहा हूँ ना मैं। डीएनए तो वो कौन सा है? कोरेनबर्ग है। हाँ, कोरेनबर्ग। देखो इधर, डीएनए के लिए अपन बात करते बेटा। डीएनए जो है ये इंफॉर्मेटरी मॉलिक्यूल है। क्या है ये? इंफॉर्मेटरी मॉलिक्यूल। मतलब इसके अंदर क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन डीएनए जो होगा हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। तो फाउंड इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाएगा। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें डीएनए होगा ही होगा। सही बात है ना? लेकिन मैं यहां पर लिखना चाहूंगा एक्सेप्ट आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर सभी में डीएनए वायरस में डीएनए, और बाकी सभी सेल में भी डीएनए। लेकिन कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें डीएनए है, सभी में है। लेकिन पे मत जाओ, सभी में बोल देना, सब में। ओके, मैं प्रियोन से इनसे बचना चाहता हूँ। चलिए, ये है। आगे अपन बात करते हैं डीएनए जो होता है एक यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्या डीएनए होता है। तो मान लेते मैं एक सेल बनाता हूँ। ये बेटा एक सेल है। अब इस सेल को मैं बताता हूँ ये यूकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ रखा है ना इवोल्यूशन में। तो एक यूकैरियोटिक सेल है। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो सेल का न्यूक्लियस बेटा क्या? ये न्यूक्लियस है। अरे ये न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही लंबा डीएनए है, बहुत लंबा। मैंने तो छोटा सा बना दिया, पर एक डीएनए मौजूद है, दिख रहा है? तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है बेटा, इसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डीएनए। तो ये न्यूक्लियर डीएनए कहलाएगा। ये जो डीएनए होता है इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है? होती है। तो इसमें बेटा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी।
बेटा ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है कि डबल स्टैंडर्ड? तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने के साथ साथ ये लीनियर है क्या सर्कुलर है? मर जा, अंधा है क्या? डैश 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 लीनियर। तो यहाँ पर ये लीनियर डीएनए होगा। कैसा होगा? लीनियर। दिख रहा है ना, लाइन दिख रही है, लीनियर। सही बात है। ओके, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है अपनी, क्या करता है? रेप्लिकेशन। तो डीएनए की फोटोकॉपी होगी। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब 1 से 2 होते हैं, तो ये रेप्लिकेशन पूछा जाता है अक्सर कि सेल डिवीजन की किस फेज में रेप्लिकेशन होता है? हाँ हाँ, कौन सी? यस यस यस, एस फेज में, मत बोलो। हाँ, रेप्लिकेशन किस में होता है? रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। सेल डिवीजन की अलग अलग फेज होती है ना, एस फेज में। याद आ रहा है? देखो, मैं टॉपिक कोई भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी बायोलॉजी को एक जगह लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो एस फेज में इसका एप्लीकेशन को 11th क्लास चैप्टर नंबर 8, सॉरी चैप्टर नंबर 10 क्या है ना बायोलॉजी में, सेल डिवीजन वाला रेप्लिकेशन का ना। इस डीएनए के अंदर कोई हिस्सा ऐसा है जो पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, इसको आप जीन कर देंगे, तो बेटा ये जीन है। क्या ये? जीन। और डीएनए के अंदर ऐसा कोई जीन है तो उसको कैरियो जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अरे कार्डियो, जल्दी बोलो। कैरियो जीन, कैरियो जीन, ठीक है ना? कैरियोलॉजी किसको कहेंगे? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ रही बात? इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। कुछ नाम बता पाएंगे? हमारी कोशिका में ऐसे कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर भी डीएनए होता है, नहीं पता? यस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। और बोलिए, और बोलिए। अरे क्लोरोप्लास्ट, अरे क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है यार, ऐसे मत करो। तुम 11th पास तो हो ना सारे, कोरोना में से नहीं आ गए। यहाँ पर डीएनए, ये क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? पढ़ा होगा यार। 70 इसके, सॉरी इसमें राइबोसोम भी होते हैं ना? हाँ, पढ़े होंगे तुमने, इसमें राइबोसोम भी होते हैं। तो ये डीएनए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखेंगे तो जो डीएनए है ये वाला, ये डीएनए है ना, तो इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कह देंगे। ये जो डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए न्यूक्लियर डीएनए है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए? शाबाश, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। ओके, इसके बाद बात करें तो इस डीएनए के अंदर ये बताइए कि ये डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड? तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अच्छा, अब बताइए ये डीएनए लीनियर है कि सर्कुलर है? सर्कुलर डीएनए। कैसा है ये? सर्कुलर डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। अब ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है नीट में, मतलब बैक्टीरिया को लेकर के पूछा था कि बैक्टीरिया के अंदर भी तो ऐसे ही डीएनए होता है, तो उसके डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? वो अलग अलग फेज, बच्चे रट पड़े, एस फेज एस फेज एस फेज, टिक करके आ गए, निपट गए, क्योंकि एस फेज आंसर नहीं देना है। अरे बैक्टीरिया तो होता है, वो क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है, और प्रोकैरियोट में सेल डिवीजन कैसे साइज ही नहीं होती, वो तो 20 मिनट में डबल हो जाते हैं, इक्वल के लिए बात करें तो इसका मतलब तो उस टाइम पे जो एनसीईआरटी की लाइन थी वो इसका आंसर थी कि इसकी सेल रेप्लिकेट जस्ट प्रियर टू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के जस्ट पहले इसका डीएनए द्विगुणित होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो थे जो फेज को लेकर थे, एक ऑप्शन था जस्ट प्रियर टू बाइनरी फिजन, वो आंसर करना था, ठीक है ना? तो ये आप समझ जाएंगे कि इसके में रेप्लिकेशन कब होता है? रेप्लिकेशन जस्ट प्रियर, जस्ट बिफोर प्रियर या जस्ट बिफोर टू बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, या हिंदी में लिख देंगे फिजन, हिंदी में लिख देंगे। प्रियर का मतलब पूर्व होता है, यानी द्विखंडन या द्विविभाजन जो होता है उसके जस्ट पहले होता है, ठीक है? इस डीएनए के अंदर भी तो यहाँ पे कहीं कोई जीन हो सकता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पे भी होंगे। मैं अक्सर कर बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, थैंक यू मम्मा। हाँ, अरे स्पर्म का तो कुछ भी अंदर नहीं आता, सिर्फ न्यूक्लियस आता है ना, रहने के लिए न्यूक्लियस का डीएनए। स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया कुछ काम नहीं आते, लेकिन हाँ अंदर अगली पीढ़ी में है ना, अगली पीढ़ी में उसका एक का तो माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं ना, तो एक का माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, तो कुछ कैरेक्टर जो इस डीएनए पर है वो तो मम्मी के जाएंगे हमेशा, बापू के आ ही नहीं पाएंगे। सही बात है ना? तो मैं इसलिए कह रहा था थैंक यू मम्मा कुछ कैरेक्टर्स के लिए। ओके, ये कैरेक्टर, इसकी जो इनहेरिटेंस होते हैं उसको साइटोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, साइटोजेनिक इनहेरिटेंस, है ना? ये आपके सिलेबस में नहीं होता, इतना नहीं पढ़ाते, शायद मैंने पढ़ाया होगा यार, पढ़ाया? हाँ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे, तो आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो होगा इसके जीन को आप क्या कहेंगे? इसको साइटोजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोजीन। तो बताइए कैरियोजीन और साइटोजीन में क्या फर्क है? स्टडी ऑफ सेल, न्यूक्लियस के अंदर होगा तो, और न्यूक्लियस के बाहर होगा तो। हाँ चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है क्या? क्लोरोप्लास्ट में भी तो हो सकता है, लेकिन मैं क्लोरोप्लास्ट बना देता तो फिर तुम चिल्ला रहे थे ह्यूमंस का क्या है, एनिमल्स का क्या है, तो कोई डाउट नहीं करे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया लेगा। क्या प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? हाँ। क्या एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? क्या प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है? हाँ होता है, ऐसे मत करो। क्या एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है?
नहीं होता। तो मैं क्लोरोप्लास्ट लेता था तो कंट्रोवर्सी आ जाती, इसलिए मैंने जानबूझ के माइटोकॉन्ड्रिया लिया, बट ऐसा ही क्लोरोप्लास्ट के भी साथ भी है। सही बात है ना। चलिए डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए ऑलवेज, डीएनए कभी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं था, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमको मिले हैं जिनमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है। मैं सीधा याद करूंगा, आप सीधा याद कर लेंगे। किनमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इनको अलावा सबके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये आ रहा है कैमरे में 5174, याद करिए 5174। तो 5174 के अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। S13 बोले कौन सा, S13, M13 बोले कौन सा, M13, है ना, एक क्लोरीफ्लोरो वायरस। तो ये जो होता है इन सब के अंदर जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कौन सा डीएनए बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर इन वायरस को छोड़ दिया जाए, ये वायरस है सारे, ये बैक्टीरियोफेज है, पता है तुमको, ये सारे बैक्टीरियोफेज कहते हैं इनको, बैक्टीरियोफेज। लिखूँ क्या, समझ जाओगे, लिखूँ ये बैक्टीरियोफेज है क्या, ये S13 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं, जीवाणुभोजी, यानी जीवाणु को खा जाते हैं, यानी वायरस होते हैं एक्चुअल में। इन वायरस के अंदर क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इनके अंदर जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इनके अलावा सारे जो होते हैं इनमें डबल स्ट्रैंडेड। मतलब ये नाम आ जाए तो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड सोचना है, बाकी सारे डबल स्ट्रैंडेड। सही क्या गलत है? अच्छा तुमको लग रहा है कि ये सैमसंग के मॉडल ज़्यादा है, बैक्टीरियोफेज कम है, याद कर लोगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि टाइम हो चुका है, जल्दी से चेप हैं। हाँ बंद कर देना।